अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रोंकियल अस्थमा यानी दमा के बारे में जानते हैं। दमे की जो मशहूर अलामात हैं उसमें खांसी, सीने में जकड़न, सांस का फूलना और सीटियों की आवाज़ों का आना है। इसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें एलर्जिक रिनाइटिस, एंग्जाइटी। एलर्जिक रिनाइटिस में जैसे नज़ला ज़ुकाम, एरे का गिरना, सूंघने की हिस्स का कम हो जाना और चेहरे की हड्डियों में दर्द होना। मैदे की रिफ्लक्स डिजीज़ और कुछ अद्वियात ऐसी हैं जैसे डिस्प्रीन, एंटीनॉर्मिन, जिसकी वजह से दमे की ये सारी अलामत जो मैंने पहले बताई हैं वो बढ़ जाती हैं। दमे की बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से दो वजूहात बहुत मशहूर हैं, एक जेनेटिक और दूसरी एनवायरमेंटल, यानी कि मारूसी और माहौलियाती। जेनेटिक काजेस के अंदर एडम 33 जीन्स का बड़ा रोल है और मोनोजाइगोट ट्विंस के अंदर दमा 100% ट्रांसफ़र होता है। माँ बाप में से अगर किसी एक को दमा है तो उसके आगे ट्रांसफ़र होने के चांस 50-50 होते हैं। एनवायरमेंटल काजेस के अंदर पोलिन्स, डस्ट माइट, मट्टी खाका, पर्दे, कालीन, पालतू जानवर, स्प्रे, परफ्यूम्स, ठंडी हवा, सिगरेट स्मोकिंग शामिल है। बेसिकली होता ये है कि इनमें से कोई ऐसी चीज़ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होती है तो वहाँ का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रिस्पॉन्स हो जाता है, जिसकी वजह से सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है और वो तंग हो जाती है। दमे की तशखीस के लिए हम स्पायरोमीट्री टेस्ट का सहारा लेते हैं। इसमें हम वेरिएबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी चेक करते हैं। वेरिएबिलिटी के लिए पीक एक्सपायरेटरी फ्लोमीटर अगर अडल्ट पेशेंट में 10% से ज़्यादा है, बच्चों में ये वेरिएबिलिटी 13% से ज़्यादा हो और इसके साथ रिवर्सिबिलिटी FEV1 15% से ज़्यादा है तो हम दमा डिक्लेयर कर देते हैं। रिवर्सिबिलिटी के लिए पहले हम मरीज़ को साल्बुटामोल के 2 पफ यूज़ कराते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट होते हैं आम से, जिसमें स्पुटम, बलगम के अंदर ईसिनोफिल्स चेक करते हैं। CBC में ईसिनोफिलिया बड़े होते हैं। फिर दमे के मरीजों में अक्सर हम एक्सरे नहीं करवाते। एक्सरे कराने की जो वजह होती है उसमें हम इन्फेक्शंस और न्यूमोथ्रैक्स को रूल आउट करते हैं और बाज़ औक़ात वेरी रेयर केस के अंदर कार्सिनोइड ट्यूमर्स जिसकी अलामत दमे से मिलती जुलती हैं वो एक्सरे में पड़ा जाता है। फिर बाद में हम उसका CT स्कैन विद IV कंट्रास्ट, ब्रोंकोस्कोपी, बायोप्सी करते हैं। कफ वेरिएंट दमा ऐसा है जिसमें सिर्फ मरीज को खांसी होती है, उसके लिए मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करते हैं। इसमें FEV1 20% तक गिर जाता है। एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा के अंदर FEV1 10 से 15% कम हो जाता है। ऑक्यूपेशनल एस्थमा जिसके लिए हम ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं, ये ऐसा दमा होता है जो काम से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग पेंट करते हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो केमिकल से साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी वजह से उनको सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। फिर ये वोकल कॉर्ड्स, ये लैरिंक्स, ये वोकल कॉर्ड्स काम नहीं करते कुछ बीमारी में, उसको डायग्नोस के लिए हम ENT डिपार्टमेंट से इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी कराते हैं। ये वोकल कॉर्ड डिस्फंक्शन की बीमारी कहलाती है। कार्डिक दमा भी होता है जो बिल्कुल ब्रोंकियल दमा से मिलता जुलता है, इसके लिए हम इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। फीनो का टेस्ट इसलिए करते हैं कि हम ये देख सकें इस मरीज़ के अंदर कितने इनहेल्ड स्टेरॉयड दे सकें। स्किन प्रिक टेस्ट के जरिए हम किसी भी मरीज़ के अंदर ये मालूम कर सकते हैं कि इस मरीज़ को किस चीज़ से एलर्जी है, यानी किस एलर्जन से एलर्जी है, जो मैंने नाम पहले बताया आपको, पोलन हो गया, डस्ट हो गया। फिर हम उसके मुताबिक इलाज करते हैं, यानी कि उसके लिए हम स्लिट और स्किट का सहारा लेते हैं। स्लिट बेसिकली सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी है और स्किट सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम उसकी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट इसकी 2 किस्म की होती है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि आपने ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, मट्टी खाके से परहेज करना है, सिगरेट नहीं पीना,
वज़न कम करना है, वैक्सीनेशन और विटामिन डी का बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन हम लगाते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर, उसमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लगती है, वैक्सीग्रिप के नाम से आती है। न्यूमोकोकल वैक्सीन 5 साल बाद लगाते हैं। कोविड और पर्टुसिस की वैक्सीन अभी ऐड कर दी गई है। ये कोविड की वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन सेम डे पे लगाई जा सकती है, लेकिन कोविड की वैक्सीन ज़ुलैर इंजेक्शन के साथ नहीं लगा सकती। ये ज़ुलैर इंजेक्शन आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली ओमालिजुमाब है जो बहुत सीरियस एस्थमेटिक पेशेंट को लगाया जाता है। विटामिन डी जो हमने दिया है, इसके ऊपर जो एक्सट्रीम स्टडी हुई है उसमें बताया गया है कि ये पल्मोनी फंक्शन टेस्ट को इम्प्रूव करता है और साथ में स्टीराइड का रेजिस्टेंस जो हो जाती है उसकी रेजिस्टेंस को कम कर देता है और उसके साइड इफेक्ट्स को भी कम करता है। विटामिन डी का बड़ा अहम रोल है इसमें। इसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप बाकायदगी से अपने दमे का इलाज करें और डिलीवरी के टाइम जनरल एनेस्थीसिया से बेहतर है आप रीजनल एनेस्थीसिया को प्रेफर करें। गायनेकोलॉजिस्ट को हम एडवाइस करती हैं कि वो डिलीवरी के दौरान स्टीरॉयड का इंजेक्शन कंटिन्यू करें और ब्रेस्ट फीडिंग को हम प्रेफर करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं इसलिए कि जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनके बच्चों में दमा और एक्जिमा के चांस बहुत कम होते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीट में हम जीना गाइडलाइन का सहारा लेते हैं। जीना बेसिकली एक ग्लोबल इनिशिएटिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1998 में बनाई गई थी और इसका मकसद एक ही था कि इसने पूरी दुनिया में लोगों को इन्फॉर्म करना था दमे के बारे में। इसके जरिए हर साल मई के पहले हफ्ते में दमे का दिन मनाया जाता है। जीना गाइडलाइन के मुताबिक अभी तक पूरी दुनिया में 25 करोड़ से ज्यादा दमे के मरीज हैं। जीना जिस तरीका इलाज के तहत इलाज करता है उसने स्टेप्स की बेस पे डिवाइस किया हुआ है। ये स्टेप्स उसने बेसिकली पेशेंट्स की साइन और सिम्टम को देखते हुए बनाई हैं। स्टेप 1 में ऐसे मरीज आती हैं जिनको अलामात महीने में 1 या 2 दफ़ा होते हैं।